मतलब पीछे से गोली मारा गया और सामने से निकल गया। अपने घर से केशोराम के रास्ते मस्जिद तालाब के पास जा रहे थे, वहीं पर मस्जिद तालाब के पास हमको वहाँ पीछे से एकदम सटा के गोली मारा गया। मैंने एरिया का एक बाड़ी जिसमें 2-4-10 हिंदू फैमिली थे, उनके घर के सामने जो है मैंने आपत्तिजनक, जिसको हम लोग बीफ भी कह सकते हैं, वो फेंका गया। मटिया बुरुज क्षेत्र में सिर्फ इतना था कि हम लोग यहाँ से तिरंगा यात्रा करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। एक और विक्टिम के साथ हम लोग बैठे हुए हैं और बंगाल जिस तरह से पॉलिटिकल वायलेंस का, या आप कह सकते हैं वायलेंस का पर्याय बन चुका है, पिछले कई सालों में, खास करके पंचायत चुनाव जो पिछली बार हुए थे, तब से टीएमसी, भाजपा, आरएसएस और कहीं कहीं पे वामपंथियों के भी काडर की हत्याएं होती रही, झड़प करती रही। ये तो काम कोर्ट का है कि वो तय करे कि किसने किसको मार दिया, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक विक्टिम से जाके मिले और उनकी कहानी जानने की कोशिश करें, ताकि वो मीडिया में इस तरह से चर्चित ना हो जाए। और वो साहित्यिक जो पंक्तियाँ आती है, जो मैं पिछले वीडियो में मैंने बोला कि व्यक्ति जो है एक संख्या बनकर सिमट जाता है और उसके पीछे की क्रूरता आप नहीं जानते हैं कि किसी के जांग में गोली मार दी, किसी ने जय श्री राम बोला सर में गोली मार दी। मतलब बहुत ही क्रूरतम तरीक़ों से नृशंस हत्याएं की गई हैं। और पार्टी क्या कर रही है, संस्थाएं क्या कर रही है, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, कोर्ट क्या कर रहा है, जज क्या कर रहे हैं, वो सब के लिए देखने के लिए है कि ये जो 300 कार्यकर्ताओं की मौत के बारे में एक संख्या जारी होती है, उसमें अंततः कितने मामले इतने सालों में अपने परिणाम पर, या न्याय, जो एक बड़ा ही रोमांटिसाइज्ड शब्द बन गया आजकल, न्याय कितनों को मिला है। उसी सिलसिले में हम लोग बात करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह जी से, जिन्हें पीठ में मतलब गन सटा के, इनको 2 साल से टारगेट कर रहे थे लोग, अलग अलग जो भी उनकी मंशा रही होगी। और ये जब अपने स्कूल को जा रहे थे पढ़ाने के लिए, ये शिक्षक हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं हाई स्कूल में, और उनके बारे में हम इन्हीं से ज़्यादा जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। वीर बहादुर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहले बताइए, आप करते क्या हैं? व्यक्तिगत रूप से हम एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं और संघ के नगर कार्यवाह, गुरु गोविंद सिंह या हमारा क्षेत्र है, नगर कार्यवाह के रूप में यहाँ पर हम काम करते हैं। 2 दिसंबर 2019 को आपके साथ एक घटना घटी थी। उस घटना के बारे में आप सुबह से हमें बताइए कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। देखिए, ना चाहते हुए भी कुछ लोग जो है हर एक चीज़ को राजनीतिक रूप से ले लेते हैं। हमारा उद्देश्य मटिया बुरुज क्षेत्र में सिर्फ इतना था कि हम लोग यहाँ से तिरंगा यात्रा करें, केशोराम कॉटन मिल गेट से। पहला वर्ष हम लोग का 2016 में जो किए वो अच्छा हुआ, 17 में भी उसके बाद ठीक ही हुआ। लेकिन 18 में क्या हुआ कि 23 जनवरी 2018 को एक माने एरिया का एक बाड़ी जिसमें 2-4-10 हिंदू फैमिली थे, उनके घर के सामने जो है माने आपत्तिजनक, जिसको हम लोग बीफ भी कह सकते हैं, वो फेंका गया। फेंकने के बाद हम वहाँ, हमारे पास फ़ोन आता है कि भाई ऐसा घटना हुआ है। हम जाते हैं वहाँ, तो जो इलाका के लोकल काउंसिलर हैं वो वहाँ आते हैं, उसको अपने हाथ से उठाकर फेंक देते हैं। हम बोलते हैं ऐसे तो लोगों का मन बढ़ जाएगा, फिर और ही घटना ऐसा होने लगेगा, या ऐसा ही नहीं है, आप पुलिस में FIR कराइए, नहीं तो हम राज्यपाल के पास जाएंगे। फिर उस जगह पर हमारे साथ मतलब उनके लोग मॉब लिंचिंग जिसको कहते हैं वो करने का प्रयास किया गया। लेकिन वहाँ के कुछ माने कलकत्ता पुलिस के कुछ वहाँ कर्मी थे जिन्होंने हमें सेव किया। उसके बाद किसी तरह से हमको घर में पहुँचाया गया। फिर रात को 12 बजे से 2 बजे तक मटिया बुरुज थाना में बैठा के हमको मेंटली टॉर्चर किया गया कि आप जो है ये करते हैं, आपके कारण ये सब हुआ। लास्ट में हमसे लिखित में लिया गया कि आप ही ये सब करवाए हैं। फिर उसके बाद हमारे भाई भी हमारे साथ बैठे थे, वो रोने लगे और हम लास्ट में माने दुखी मन से बोले कि इस सब झमेला से हमको कोई मतलब नहीं है। वहाँ से फिर हम साइन करके कि हम ही किए हैं, निकल गए। फिर 4 महीना बाद क्या होता है, मेरे ऊपर एक केस आता है 107, 108, 109 की, यानी कि हम इस क्षेत्र में जो है सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहे हैं, हम जो है चोरी करते हैं, और भी बहुत सारा धाराओं के तहत एक केस आता है। उसके बाद मतलब हर एक 6-6 महीना पे उसके बाद हमको एक CSC का चोरी का केस दिया गया कि आप मटिया बुरुज हाई स्कूल के पास से बिजली चोरी करके पूरा जो है मटिया बुरुज में बेचते हैं। और उस केस को भी हमने, हमारे जो भी साथी हैं सहयोग से हम लोग उसके लिए लड़े, उसमें भी हम बेल प्राप्त किए। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमारे घर पर उनके लोग, जो यहाँ के लोकल काउंसिलर हैं, उनके लोग जो है, जो रूल सत्ताधारी पार्टी से संपर्क रखते हैं, वो आए
और फिर से हमारे घर पे हमला किया, जिसमें हमारे 2-4 साथियों के साथ मतलब मारपीट, हमारे जो एडवोकेट थे उन पर भी हमला किया गया। और उसके बाद हम लोग थाना में जब एफआईआर करने जाते हैं तो थाना वाला भी जो है डायरेक्ट उनके नाम से एफआईआर नहीं लेता है। कलकत्ता पुलिस का सबसे बड़ा दुख का बात यह है कि एक इंसान को मतलब इंसाफ कैसे मिलेगा जब प्रशासन ही केस नाम नहीं ही नहीं लिखेगा, लिख रहा है। नाम ही नहीं लिखेगा अज्ञात लोगों के खिलाफ, या किसी और थर्ड पर्सन का नाम दे के एंड ऑर्डर्स लिख के। ये कलकत्ता पुलिस का सबसे मेन तरीका है काम करने का, क्योंकि लगातार हम लोग यहाँ से कलकत्ता पुलिस से संपर्क में किसी न किसी बहाने जाते रहते हैं। आप जन्म से ही यही है हाँ, ना? जन्म से ही यही है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो हो गया। फिर उसके ठीक 6 महीना बाद यानी 2 दिसंबर 2019 को हम केशोराम अपने घर से केशोराम के रास्ते मस्जिद तालाब के पास जा रहे थे। वहीं पर मस्जिद तालाब के पास हमको वहाँ पीछे से एकदम सटा के गोली मारा गया। फिर वहाँ से मटियाबूज थाना 400 मीटर है, 400-500 मीटर है। 200 मीटर कोशिश करके हम वहाँ से पैदल चले, क्योंकि हम खुद से थाना में जाएंगे और पुलिस को बताएंगे कि मेरे साथ ये हुआ है। लेकिन 200 मीटर चलने के बाद हमारे अंदर इतना शक्ति नहीं रहा कि हम चल पाए, और फिर वहीं बैठकर इंतजार करने लगे कोई हमारा जान पहचान का आए जो हमारा मदद करे। फिर देखिए कुछ दूर में हमारे एक रिलेशन के भाई थे, वो आ रहे थे। उनको हमने बोला कि भाई आप पुलिस को बुलाओ, क्योंकि ये पुलिस केस है। तो पुलिस को वो नहीं बुलाया, क्योंकि वो भी आश्चर्य कि भाई गोली लग गया है, कहीं मर ना जाए, तो नहीं छोड़ के जा रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक और बंधु मेरा आया, उसको भी बोले भाई पुलिस को बुला, वो भी बेचारा छोड़ गया। तीसरा जो बंधु है उसको बोले भाई तुम जाओ पुलिस को बुलाओ, नहीं तो मतलब यहाँ पर हमको अजब सा फीलिंग हो रहा है, कुछ हो सकता है मेरे साथ मतलब। तो वो पुलिस को बुलाने गए, पुलिस आता है, हमको वहाँ से उठा के और फिर अस्पताल में ले जाता। लेकिन अभी तक हमको जो इस विषय में कोई भी इंसाफ नहीं मिला। हॉस्पिटल में जैसे आपने बोला कि आपको पॉइंट ब्लैंक से मारा पीठ में गोली, और आप अभी हम लोग थोड़ी पहले चर्चा भी कर रहे थे कि अभी भी हवा भी चलती है तो आपको वो जो है वो हल्का सा महसूस होता है उस तरह का। गोली जो लगा था कितना बड़ा वुंड था, कितना डैमेज हुआ आपको? मतलब पीछे से गोली मारा गया और सामने से निकल गया, आर पार हो गया पास से। बहुत सारे लोग बता रहे थे कि शायद ऐसा गोली वन शॉटर ही मारा जाता है, जिससे गोली पीछे से मारने से आगे से निकल जाता है। इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा सुन रहे थे हम कि ऐसा। लेकिन 2 दिन पहले, गोली लगने से 2 दिन पहले हमको हमारे एक बंधु ने कहा था कि आपको जो है जान को खतरा है, आपको कभी भी 2 दिन के अंदर आपको मारा जा सकता है। लेकिन हम सोचे कि होता है, हर आदमी बोलता है, तो हम उसको इग्नोर कर दिए। लेकिन 2 दिन के बाद ठीक वही घटना। संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं पे खूब हमले हो रहे हैं, ठीक है। छिटपुट ये भी आता है कि टीएमसी के लोगों को भी संघ वाले भी मार रहे हैं कहीं पे, या वामपंथियों और टीएमसी के बीच में होता है। आप मुझे ये बताइए कि संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही क्यों हो रहा है? क्या आप लोग एक्चुअल में उकसाते हैं क्या इन लोगों को? नहीं, हम लोग किसी को उकसाते नहीं हैं। हम लोग जो गलत है उसके खिलाफ बोलते हैं। समस्या उकसाने से मेरा मतलब ये है ना कि कुछ नेता जो है जय श्री राम सुन के भी उकस जाते हैं। नहीं, तो उनकी कमी है। जय श्री राम से किसी को मतलब ज़्यादा चिढ़ना नहीं चाहिए। जय श्री राम तो भगवान का नाम है, राम का नाम लेने सबका कल्याण हुआ है, उनका भी हो जाएगा। नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे कुछ नेता हैं जो ये सब मतलब राम के नाम से उनको कष्ट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी भी संगठन का हो, वो कभी नहीं चाहता किसी को ठेस पहुँचाना, और व्यक्तिगत रूप से कोई अगर लेता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। तिरंगा यात्रा के कारण मतलब ये एक तरह से शुरू हुआ था। तिरंगा यात्रा प्लस यहाँ पर जो है कुछ लोग सत्ता में इसलिए रहते हैं कि हम डरा धमका के हिंदुओं को यहाँ से पलायन करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास में ही नदियाल थाना पड़ता है। वहाँ एक हिंदू परिवार है जिसको लगातार परेशान किया जा रहा है 2 साल से, और हम लोग उनका मदद करते हैं व्यक्तिगत रूप से। जैसे उनके साथ थाना में जाना हुआ या कहीं कोर्ट में जाना हुआ तो जाते हैं। अब यही इन लोग को खराब लगा है कि ये अगर ऐसे चला तो फिर हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, और हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे इस काम को कैसे कर पाएंगे। तो जो हमारे रास्ते में काटा है उसको साफ कर दिया जाए। इसलिए इस कारण से जो है व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर टारगेट किया जाता है लोगों को। मतलब आप कह रहे हैं कि आप उन्हें उकसाते नहीं है कहीं पे भी, चाहे पंचायत चुनाव हो या और भी चुनाव, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं, हम लोग क्यों उकसाएंगे। ये बताइए कि अभी मतलब केस की एक्चुअल स्थिति क्या है, कितनी हियरिंग्स हुई है, और आपको क्या लगता है ये कहीं जाएगा या ऐसे ही? देखिए, इंसाफ तो हमको मिलेगा, ये हमको पूरा विश्वास है, और कोर्ट के माध्यम से ही मिलेगा। बस 2 महीना का और समय है। 2 महीना बाद जब बंगाल में परिवर्तन आएगा तो जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनके साथ हम लोग
इस चीज़ के इस विषय में संघर्ष करेंगे और जितने मतलब विक्टिम लोग हैं सबको हम लोग इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारे को लेके भी मतलब हम लोग इंसाफ लेके मतलब आप इसे एक वैयक्तिक तौर पे नहीं देख रहे, आप एक सामूहिक तौर पे देख रहे हैं, जिनके भी साथ इस तरह से हुआ एक सामूहिक लड़ाई जो है इस पे लड़ी जाएगी। पार्टी या नेताओं ने कभी कुछ मदद की आपकी, या सिर्फ ये फोटो खिंचाने आते हैं? देखिए, पार्टी और नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं से बहुत उम्मीद रहता है कि उनके लिए वो सब कुछ करे, वैसे ही हर एक कार्यकर्ता का भी उम्मीद रहता है कि उनके लिए उनके जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी करें। लेकिन क्योंकि मैं भाजपा या किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूँ, इसलिए हमारे जो संघ के सीनियर लोग हैं वो हमें पूरा कोऑपरेट करते हैं और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ हम लोग इंसाफ आपको दिला के रहेंगे। अब थोड़ा सा ये भी बताइए, मैं इस इलाके में जो बैठा हुआ हूँ, मैं आदित्य से चाहूँगा कि वो थोड़ा एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए आप कि ये हम कहाँ पे बैठे हुए हैं। और उधर एक मिल है, शायद अबेंडेंड है, केशुराम मिल है उधर, और इधर भी है एक, फिर ये मंदिर है, उधर एक मस्जिद टाइप का कोई स्ट्रक्चर है। तो थोड़ा सा मतलब इस इलाके के बारे में हमें बताइए। देखिए, इलाका तो बहुत पहले यहाँ पर हिंदू आबादी अच्छा खासा हिंदू आबादी था, लेकिन क्योंकि लोग यहाँ पर जो है इस इंडस्ट्री जो ये सारे इंडस्ट्री जो बंद है यहाँ पर काम करते थे और मिल बंद होने के कारण यहाँ से लोगों का पलायन जो है अलग अलग स्थानों पर शुरू हुआ और इसके कारण यहाँ से बहुत सारे लोग चले गए। कुछ और उसके बाद जो लोग बचे वो इस क्षेत्र में जो यहाँ पर सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को डराने धमकाने मारने पीटने का मतलब फिल्मी स्टाइल में हमने अपने आंखों से देखा है कि कैसे एक माने बाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, एक एरिया, एक प्लॉट जिसमें 20-25 घर है, उसको कोई खरीद लेता है। अब वो लोकल गुंडा को पैसा देता है कि आप इसको खाली करवाइए। फिल्म स्टाइल में आके लोग वहाँ खाली करवाते हैं। मैंने ये अपने आंखों से देखा है और उससे ही गुस्साया कि जब देश में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान लागू है उसका अधिकार जो है जो मटिया वो जो माइनॉरिटी हिंदू है उनको ही मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता। इसी के लिए हमारा लड़ाई है। और एक केशुराम या श्री राम जूट मिल ऐसा बहुत सारा मिल है जो बंद है जिसके कारण लोग भाग रहे हैं। और दूसरा ये भी कारण है कि यहाँ का जो सत्ताधारी दल है और उसके संरक्षण में जो गुंडे हैं यहाँ के लोगों को शांति और सुख से रहने नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि हमारे हिसाब से चलिए तो रह पाइएगा। और उनका हिसाब क्या है? हिसाब यही है कि वो जो कहते हैं वो जो करते हैं उसमें आप आइए, वो सही करते हैं गलत करते हैं उससे आपको मतलब नहीं है। हम वो जो माईवे और हाईवे वाला है कि हम ही ठीक है, हमारा ही काम ठीक है। आप लोकतंत्र और डेमोक्रेसी में है लेकिन आपका कुछ अधिकार नहीं है। थाना में अगर आपको कुछ होता है, केस करने जाइएगा तो थाना वाला वहाँ के लोकल जो सत्ताधारी दल के लोग हैं उनसे पूछेंगे कि आपके खिलाफ ये कंप्लेन आया, हम कंप्लेन ले कि नहीं ले। समस्या यहाँ ये है, मतलब पूरा सिस्टम रिग्ड है एक तरह से। सिस्टम यहाँ पर रिग्ड है और यहाँ पर लोगों को देखिए, हम तो आप बोल पा रहे हैं क्योंकि हम इतना संघर्ष करने के बाद भी हम तैयार हैं संघर्ष करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को आपको आंखों से पढ़ना होगा कि वो कहना क्या चाहते, वो बोल नहीं पाएंगे। नहीं, वो हमने कल देखा, हम घूम रहे थे तो मुझे लगा मैं लोगों से सिर्फ इस सरकार के कार्यकाल के बारे में मैं बोला पॉजिटिव ही बता दीजिए, तो आदमी बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ नहीं बोलेंगे, लोगों को बहुत तकलीफ है लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि बोलेंगे तो उनके घर पर हमला होगा, उनको मारा जाएगा, पुलिस के पास जाएंगे, केस नहीं लिया जाएगा और कोर्ट कचहरी का गरीब आदमी जाना नहीं चाहता है। जो 5-10 हज़ार रुपया कमाता है क्यों जाएगा कोर्ट? आप कॉन्फिडेंट हैं कि भाजपा यहाँ पे सरकार बनाएगी? हाँ, वो तो हम और 200% इस सरकार से आपको उम्मीदें हैं कि ये कुछ सुधार करेगी? देखिए, इस सरकार से उम्मीदें मतलब हम लोग एक समाज सेवी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं तो हम लोग अपने बात को समय समय पहुँचाते रहेंगे और मजबूर करेंगे करे और उनको करना होगा क्योंकि ये जो दुराचार चल रहा है इसके खिलाफ जब लोग खड़े होकर किसी को समर्थन करें तो किसी उम्मीद से करें और वो करना होगा। अगर नहीं करते तो फिर वही होगा जो बाकियों के साथ होता है हमारा। चलिए वीर बहादुर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और मैं आशा करता हूँ कि आपके न्याय की लड़ाई जो है, वैसे न्याय मैंने पहले भी बोला कि बहुत ही बेकार सा एक क्या शब्द मैं इस्तेमाल करूँ, एकदम ही गटर में गिरे हुए एक शराबी जैसी स्थिति है इस देश में न्याय की। हर जगह पे मतलब आप छोटे न्यायालय से शुरू कीजिए और सुप्रीम कोर्ट तक में जिस तरह के डिसीजंस आते हैं, फिर भी व्यक्ति हैं, आदमी हैं, नागरिक हैं इस देश के, उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिले।